एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है जयपुर से। यहाँ एसएमएस अस्पताल में आग की खबर है। एमएस ऑफिस के पास एक फैकल्टी रूम है जहाँ पर आग लगी बताई जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जो कि प्राथमिक दायित्व है वो निभाया जा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फैकल्टी रूम काले धुएं से भर चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन शर्मा से। सचिन, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, आज सवाई मानसिंह अस्पताल के जो फैकल्टी रूम है उसमें सुबह आग लगी है और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक आग के जो लगने का कारण है वो पता नहीं चल सका है। लेकिन वहां पर जो मौजूद स्टाफ है उसने तत्काल आग को बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी और ऐसे में एक बड़ा हादसा होते होते अस्पताल में बचा है। इसके अलावा जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी और जो अन्य चिकित्सक हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। और ये जो फैकल्टी रूम है, ये जो अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, उनके जो ऑफिस है उसके अगले ही गलियारे में ये फैकल्टी रूम है जहाँ पर ये आग लगी है। लेकिन फिर भी प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट लगने से ही ये आग लगी होगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। खबर 12 जिले के अंता से। यहां NH 27 पर यूपी से मजदूरों को लेने अहमदाबाद जा रही एक बस असंतुलित होकर नाले की दीवार से टकरा गई, जिसमें बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बचे। घटना के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो इधर से आ रहा था, गाड़ी आ रही थी बराबर पे, वो भी निकली एकदम से दबाते हुए। मेरा बैलेंस बिगड़ गया। कानपुर से इधर जा रहे थे। जयपुर से खबर है। जवाहरनगर जलदाय विभाग हादसे के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। हादसे पर जलदाय विभाग प्रशासन गंभीर है। XEN JSD कटारा की बड़ी लापरवाही प्रारंभिक जांच में सामने आई है। जानकारी मिल रही है कि घटिया क्वालिटी की वजह से CWR की छत ध्वस्त हुई। हालांकि छत गिरने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। XEN JSD कटारा पर गाज गिर सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत गिरने के मामले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है XEN JSD कटारा की और अब संकेत मिल रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उन पर गाज गिर सकती है। हादसे की जो जांच चल रही थी उसमें यह सामने आया है कि घटिया क्वालिटी की वजह से छत ध्वस्त हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, ये हादसा देर रात हुआ और ये जो CWR है जिसमें स्वच्छ पानी भरा जाता है, इसका निर्माण हाल ही में किया गया था और ये गारंटी पीरियड जिस फर्म ने इसका निर्माण किया था उसकी देखरेख का पूरा जिम्मा इसी का था। लेकिन चूंकि इसमें बेहद घटिया क्वालिटी की निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ है, जिसके कारण समय से पहले ये ध्वस्त हो गई है। देर रात पूरे PHED महकमे में और इसके साथ साथ क्योंकि 9 लाख लीटर पानी इसके अंदर भरा होता है, तो एक बड़ा हादसा देर रात यहाँ टला है और इसको लेकर एक बड़ी जांच कमेटी जलदाय विभाग के प्रशासन ने बिठा दी है। इसकी जांच की जा रही है। आज सुबह एडिशनल चीफ इंजीनियर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, तो प्रारंभिक जांच में ये इशारा मिल रहा है कि एक XEN की लापरवाही रही। किस तरह से वो इन्वॉल्व रहा? ये एक्शन जो जयसुल्तान कटारा है, JSD कटारा, लंबे समय से यहाँ पर पदस्थ है और सारा चूंकि देख रेख और पानी भरने की क्षमता, इसका निर्माण कार्य सब इनकी मॉनिटरिंग में हुआ है। तो जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनसे हमारी देर रात बात हुई है। उनका कहना है कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, 9 लाख लीटर की क्षमता का CWR अगर ध्वस्त होता है तो निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता के साथ साथ जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही इसमें है और जो जांच होगी जांच। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है। श्रमिक ट्रेन पर सियासत चल रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कई राज्यों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने
राजस्थान समेत कुछ राज्यों पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि परमिशन पेंडिंग है। इस पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने ये ट्वीट किया कि अपनी गलतियां राज्यों पर केंद्र न थोपे। सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीयूष गोयल ने कहा यह बेहद दर्दनाक है कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को उनके राज्यों में जाने की पर्याप्त अनुमति नहीं दे रहे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीयूष गोयल के वार पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया, राजस्थान सरकार के पास किसी भी ट्रेन को अनुमति देने का आदेश लंबित नहीं है। वास्तव में राजस्थान ही इस बात के पक्ष में था कि रेलवे प्रवासियों के आवागमन की अनुमति दे, लेकिन मैं रेल मंत्री के बयान को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हूं। वो अपनी गलतियां दूसरे राज्यों पर थोपने पर माहिर हैं। ये बड़ी खबर है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो शुरू हुई, अब देखिए सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो राजस्थान उन शुरुआती राज्यों में से रहा जिन्होंने सबसे पहले श्रमिकों को उनके घर भेजे जाने के लिए एक ट्रेनों की मांग उठाई थी, जिस पर केंद्र ने सहमति जताते हुए कवायदें शुरू की। और उसके बाद अब ये कवायदें क्या रंग ले रही हैं, ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, कैसा भी मौका हो और जितने भी सियासी धड़े हों, वो ये कहते जरूर हैं कि मौका मिलकर काम करने का है, लेकिन सियासी मजबूरियां इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह की बातें सामने लाती ही हैं। बिल्कुल, देखिए दावे ये जरूर भले किए जा रहे हों श्रमिकों के मामले में और लॉकडाउन पर कि सभी राजनीति से ऊपर उठ करके काम करेंगे, लेकिन जिस तरह ट्रेनों को लेकर, श्रमिक ट्रेनों को लेकर राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कल देर रात को जब बयान आया रेल मंत्री का कि कई जो राज्य हैं, राजस्थान का भी नाम लिया, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये राज्य, पीयूष गोयल का यह आरोप था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की इजाजत नहीं दे रहे हैं। रेल मंत्री के ये कहने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसका जवाब दिया कि राजस्थान तो उल्टा ज्यादा ट्रेनें चाह रहा है और उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया। उनका कहना है कि कोई भी अनुमति यहाँ राज्य में पेंडिंग नहीं है। मैं आपको रोक रहा हूं गोवर्धन, मेरे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, मैं यहाँ बात केंद्र और राज्य की नहीं कर रहा हूं, जहां पर भी जिस किसी की सरकारें हैं, विपक्षी धड़ा कोई ना कोई आरोप लेकर खड़ा हो रहा है। ये किस तरह का साथ मिलकर चलना है? एक बात आप मानकर चलिए, लगातार केंद्र सरकार से राजस्थान की सरकार और हम लोग की डिमांड करते रहे कि आप बड़े भाई की भूमिका निभाइए, आप पिता की भूमिका निभाइए। केंद्र सरकार को दिल्ली में कंट्रोल रूम खोलना चाहिए और कंट्रोल रूम खोल लगता है तकनीकी खामी की वजह से मेरा उनसे संपर्क कट गया है। बहरहाल अजीब स्थिति। गोवर्धन, आप मेरे साथ बने हुए हैं? जी गोवर्धन, इंटरेस्टिंगली एक पॉइंट की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। आप देखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ दो अलग अलग पार्टियों की वहां पर सरकारें हैं और जो विपक्ष में है वो एक ही मुद्दे पर किस तरह अपने सुर बदलता है। चलिए मैं बात करता हूं आपसे गोवर्धन, उससे पहले एक बार फिर मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ गए। हाँ प्रताप सिंह जी, आप बता रहे थे। स्वप्निल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, और ये सुबह सुबह हर व्यक्ति तैयार हो रहा है, पूजा का वक्त है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि इस देश में ये जो कोरोना संकट का समय आया, ये कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले का वक्त नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार को बड़े भाई की और पिता की भूमिका निभानी पड़ेगी देश में। आप मुझे बताइए, राजस्थान सरकार वो है जिसने सबसे पहले जब मजदूर पैदल रवाना हो गए थे तो हमने सब जगह, जिस रोड पर मजदूर थे वहां सैकड़ों बसें सब जगह लगाई, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लेकर गए, सब जगह उनको वहां बॉर्डर पर ले गए। बॉर्डर पर दूसरी सरकारों ने लेने से मना कर दिया। फिर रात को उनका केंद्र सरकार का आता है कि साहब इनको आप कैंपों में रखिए, हमने कैंपों में रखा। हम लगातार ये कहते रहे आप हमको ट्रेनें दे दो, पैसे हम देंगे।
केंद्र सरकार से डिमांड करते रहे। क्या केंद्र सरकार को यह नहीं मानना चाहिए कि मजदूरों की दुर्दशा के लिए आप जिम्मेदार है? आप जिस दिन लॉकडाउन कर रहे थे उसमें 3 दिन का टाइम देते, 4 दिन का जो मजदूर है आप उसको वहां पहुंचाते, चलो कोई बात नहीं। अब आप ये कह रहे हो, लेकिन सर एक कॉन्ट्रास्ट भी तो है। कई राज्यों ने मजदूरों को अगर बॉर्डर से लेने से मना कर दिया। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान से जो लोग पंजाब गए थे तो पंजाब में भी उनको रोक दिया गया। मैं दरअसल समझना चाह रहा हूं सिनेरियो क्या है। अगर पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं तो कम से कम वो कुछ पेपर्स दिखाते, सबूत देते। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कुछ पेंडिंग नहीं है। मतलब हम तो बीच में लटके रह जाएंगे ना, हम तो सिर्फ बयान ही सुन रहे हैं, सच्चाई क्या है किसे पता। स्वप्निल जी एक बात सुनिए, पूरा राजस्थान या पूरा हिंदुस्तान सच्चाई जानता है। ये पीयूष गोयल जी आज निकल कर आए, अब तक कहां खोए हुए थे, पूरा देश देख रहा है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलते रहे, पूरी राजस्थान की सरकार बोलती रही, पूरा देश बोलता रहा। मजदूर दर्द से उससे परेशान रहा। एक भी दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया गृह विभाग ने, उनके मजदूरों को लेकर, पलायन को लेकर वो पूरी सारी व्यवस्था की, 1 रुपया भी जारी किया। अब आप मजदूरों का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 2 महीने का राशन फ्री दे देंगे, क्यों? 1 वर्ष का क्यों नहीं? मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा क्यों? एक्चुअली मैं बीजेपी का भी रिएक्शन प्रताप सिंह जी लेना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी, बेहतर नहीं होता कि पीयूष गोयल जी जो कह रहे हैं उससे जुड़े कुछ कागज अंडरलाइन करके या कलर करके दिखाते कि ये चीजें हैं, ये चीजें पेंडिंग है, इन चीजों पर परमिशन नहीं मिली, तो बाद में वजन आ जाता है। ये तो अभी फिलहाल एक बयान या आरोप ही नजर आ रहा है। देखिए, राजस्थान की सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के मन में उम्मीद जगाई। 20 लाख से ज्यादा पोर्टल पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी हेल्पलाइन और अपने संयोजक सह संयोजक नियुक्त किए। 4000 बसों की व्यवस्था करने की बात कही। पहला काम राज्य सरकार का है अपने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रबंधन लाने और ले जाने का। केंद्र सरकार तो कैटलिस्ट के तौर पर सहयोग कर सकती है, लेकिन रेल को लेकर तो स्टेट गवर्नमेंट फैसला नहीं लेगी। अगर इनके पास केंद्र सरकार की कोई रिक्वेजिशन पेंडिंग है तो फिर उस साफ गोई के साथ क्यों नहीं सामने आते? हमने 3 तारीख को सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है सर, सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है कि कुछ भी परमिशन पेंडिंग नहीं है स्टेट के लेवल पर, लेकिन पीयूष गोयल ने राजस्थान का भी नाम लिया है। देखिए, अगर राजस्थान सरकार ने कुछ अपनी रिक्वेजिशन भेज रखी तो वो बताए ना। पहला गेंद तो राजस्थान सरकार के पाले में है। कहाँ है 4000 बसें? तो सर शुरुआती सवाल मेरा आपसे यही था कि पीयूष गोयल जी अगर और स्पेसिफिक होते तो बेटर नहीं होता। देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बात कही होगी निश्चित तौर पर कुछ आधार पर कही होगी। और जब उन्होंने बात कह दी, आज रिसीविंग एंड पर राजस्थान सरकार खड़ी है। राज्य सरकार को इस स्ट्रगल को बढ़ाने के बजाय ये कहनी चाहिए, अगर उनके पास उनकी कोई पेंडिंग रिक्वेजिशन पड़ी है रेलवे मंत्रालय में तो दे, हमें देना, मुझे भी देना, मैं भी जाके उनसे बात करेंगे। अभी हमारी ये पेंडिंग है। कहाँ 4000 बसें कहाँ है इनकी? आज जिस प्रकार की दुर्दशा राजस्थान के अंदर प्रवासी श्रमिक की है, मैं रिएक्शन और यहां पर लेना चाहता हूं राजेंद्र राठौड़ जी। प्रताप सिंह खाचरियावास भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि कई सारी चीजें हैं जो यहां पर पेंडिंग है, वहीं आप भी बता रहे हैं कि आपने कई सारी रिक्वेस्ट की हैं केंद्र से जो वहां पर पेंडिंग है, जैसे कंट्रोल रूम का न बन पाना। ये किस ओर जाते दिख रही है चीजें? देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात खुल के कह रहा हूं। हाँ। इसमें कोई मैं गुनाह नहीं कर रहा। पूरे देश में मजदूर पैदल चल रहा है, पलायन कर रहा है। इसको आप कांग्रेस और बीजेपी से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाती, 150 नंबर देती कि आपको कोई परेशानी है, जगह जगह कैंप करवाती, डायरेक्ट पैसा राज्य सरकारों को जारी करती कि इतना पैसा हम भेज रहे हैं। आप तो लोगों से, रेलवे के मजदूरों से, बेचारों से पैसा मांग रहे हो, और राजस्थान सरकार फ्री में सबको भेज रही है। पूरा देश देख रहा है। जब राजस्थान सरकार ने कहा मजदूर परेशान है, हमने कैंप लगाए, उनको फ्री में भेजना चालू किया, तब आज पीयूष गोयल जी सामने आए अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चुनाव आयोग की आज एक बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की बैठक होगी। जो राज्यसभा चुनाव स्थगित हुए थे की संभावना है, उन पर समीक्षा की जाएगी। स्थगित विधान परिषद चुनाव पर भी मंथन होगा। कोरोना की वजह से 18 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का जो राज्यसभा चुनावों की जो प्रक्रिया थी वो स्थगित की गई। और अब राजस्थान में किस तरह के अपडेट्स हैं कोरोना को लेकर बता दें। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहली से लेकर अब तक 4589 तक पहुंच चुकी है। आज 55 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं।
अब तक 125 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। कुल एक्टिव केसेस बात कर लें, 1818 एक्टिव केसेस हैं। 4589 में से 2646 की रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। वहीं 2403 मरीज ऐसे हैं जो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। आज 8 नए केस रिकवर हुए हैं, 6 को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 267 है। 31 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। और अब राजस्थान के मैप पर देखिए किस जिले में किस तरह की स्थितियां रही हैं शुरुआत से अब तक। जयपुर में 1373, जोधपुर में 1016, कोटा में 299, अजमेर में 242, टोंक में 144, चित्तौड़गढ़ में 142, नागौर में 156, भरतपुर में 122, बांसवाड़ा में 68, झालावाड़ में 47। और जोधपुर से सहयोगी ललित सिंह, उदयपुर से सहयोगी कपिल और जयपुर से सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं। ललित, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, पिछले 4 दिनों में थोड़ी सी रफ्तार थमी हुई थी, लेकिन कल से वापस कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। कल 36 मरीज सामने आए थे, तो आज सुबह 11 नए मरीज सामने आए हैं। खास बात यह है कि अब गांव की ओर कोरोना संक्रमण रुक कर लिया है। लगातार गांव से मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पहले हॉटस्पॉट रहे हैं वहां से भी अब वापस मरीज सामने आने लगे हैं, तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है। 955 आंकड़ा शहर का हो चुका है, जोधपुर शहर में इतने आ चुके हैं। और साथ ही टोटल मिला के बात करें ईरान और बीसों को मिला के, तो करीब 1000 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। लेकिन पिछले राहत की बात यह भी स्वप्निल है कि पिछले 1 सप्ताह से जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब रुक गया है। अब किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई, ये थोड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन सैंपल का दायरा बहुत बढ़ गया है। अब करीब 2000 सैंपलिंग रोजाना हो रही है। खासतौर पे गाँव में अब सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। चाहे वो ओशा की बात करें, शेरगढ़ की बात करें, देशू की बात करें, उन तमाम जगह जहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं वहाँ पे सैंपलिंग का काम शुरू हो चुका है। और वही कारण है कि लगातार ये आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, बने रहे। कपिल, आपके पास आ रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में कंडीशंस डिटेरियोरेट होती चली गई, बुरे की तरफ बढ़ी। क्या आज कुछ उसमें चेंज आया, कुछ बेहतर? जी देखिए, आज भी स्थिति बुरी है। आज भी अभी कुछ देर पहले ही जो रिपोर्ट आई उसमें 18 नए संक्रमित मरीज सामने आए। और इसमें चिंता की बात यह रही कि नए इलाके को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। बेदला में, भोपालवाड़ी में, फतेहपुरा में और अंबावगढ़ में भी अब कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए। उसके बाद में और ज़्यादा एहतियात बरतना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो 1 सप्ताह में 321 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जो कि चिकित्सा विभाग के सामने एक विकट स्थिति पैदा कर रहे हैं। साथ ही पूरे शहर को अब कर्फ्यू की जद में ले लिया गया है। और अब जो स्क्रीनिंग और जांच का जो दायरा है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी कल देर शाम अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसमें 2 मेडिकल कॉलेजेस का अधिग्रहण किया गया, जिसमें अब कोरोना संक्रमित मरीजों को शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया है। तो उदयपुर में स्थिति लगातार बिगड़ रही है और कुल संक्रमित मरीजों की संख्या उदयपुर में 343 हो चुकी है। ठीक है। और महेश, क्या खबरें हैं जयपुर संभाग से, जयपुर से आज की? जी बिल्कुल, जयपुर में देखिए 43,000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 1373 करीब पेशेंट यहाँ पर कुल सामने आए हैं। इनमें से 460 अभी भी एक्टिव पेशेंट यहाँ पर बने हुए हैं। प्रवासी में जयपुर में कोई नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जो प्रवासी हैं वो पूरे राज्य में यहाँ पर चिंता का विषय बन रहे हैं। 850 के करीब जो मरीज है वो ठीक हो चुके हैं। 802 जो पेशेंट ठीक होकर के अपने घरों की ओर लौट चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। 63 जो लोग हैं उन्हें अपनी जान यहाँ गंवानी पड़ी है। लेकिन लगातार जो ऐसी कोई कॉलोनी अब अछूती नहीं रही है जहाँ पर कि कोरोना का दहशत पहुँच रही हो, या फिर क्योंकि अब राजधानी में परकोटे से बाहर निकल करके जो विभिन्न कॉलोनियाँ हैं वहाँ तक कोरोना पेशेंट पहुँचे हैं, तो उन्होंने चिंता यहाँ पर ज़रूर सबकी बढ़ा दी है। साथ ही साथ में सेंट्रल जेल की बात करते हैं। यहाँ पर जो जेल है उसमें जो जेल अधीक्षक और 9 कैदियों के पॉजिटिव आने के बाद में जो तमाम कैदी हैं उनमें भी यहाँ पर हलचल मची हुई है, क्योंकि 324 कैदियों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तो ऐसे में जेल और उसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो दहशत का माहौल
माहौल बना हुआ। लेकिन फिलहाल ये है कि कोरोना को लेकर के जिस तरह से राज्य सरकार ने गंभीरता बरती है और राजधानी को अब विशेष फोकस जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से लॉकडाउन में राहत देने के बाद कोशिश है कि यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और जो मास्क का पालन कर सके, उसे लेकर के ठीक है। पुलिस चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुले। लंबे शीत अवकाश के बाद अहले सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। पुजारियों ने विशेष पूजा की। हालांकि लॉकडाउन की वजह से बद्रीनाथ में महज गिनती के लोग थे। तिवारी जी के बगल वाले भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकूकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।